Gun inside. What do you mean by the anomalous behavior? देखिए ये रिसेंट वाली बुक है ना, नहीं वाली? हाँ ठीक है। इधर भाई क्या हो गया? हम क्यों उसके बाद फ्रैक्चर होते? मैं रोज देखता हूँ। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एनामोलस बिहेवियर मतलब वाटर ना कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टी दिखाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। हाँ भाई विनय, बोर्ड पे तो तुम पहले तो मुझे बताओ वाटर ना एटमॉस्फेयर पे किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर रेंज में देखने को मिलता है? तो पानी सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है, क्योंकि उससे पहले तो वो आइस होता है। मैं बात कर रहा हूँ पानी की, आइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात वेपर्स की भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए पानी सबसे पहले कितने टेम्परेचर पे देखने को मिलता है? 0 डिग्री, और किसके बाद वो नहीं मिलेगा बेसिकली? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की रेंज में बोलो क्या रहता है? पानी आपको देखने को मिलता है। अब मैं तुम लोगों को ना 2 ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ढंग से इस ग्राफ को देखना, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज इस ग्राफ से हमें मिलता है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, समझा यार? बड़ी इंटरेस्टिंग है तुम लोगों की फिजिक्स यहाँ पर। सेकंड बुक भी अगर तुम बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगी ना, तो फिर फिजिक्स तुम्हें कभी जीवन में इंटरेस्टिंग नहीं लग सकती। सेकंड बुक तो इंटरेस्टिंग है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये फ्लूइड्स वगैरह चैप्टर आपको बेकार लगेगा? इजी चैप्टर्स थे, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम है, इजी नहीं है? बस बोर्ड पे ये हमारा टेम्परेचर एक्सेस है, ये हमारा वॉल्यूम एक्सेस है, इनटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ढंग से सुनना, अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ क्लास बोर्ड पे, अच्छा ये बात तो हम सबने पढ़ी है कि जब भी किसी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी और वो एक्सपैंड होगी। क्या होगी? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आशीष। जब भी आप टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ाते हैं थिंग्स गेट एक्सपेंडेड, एंड जब वो एक्सपैंड करती है तो उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है ना, आज तक आप ऐसा ही करते आए हैं। किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, और उनके बीच में स्पेस बढ़ता है और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है। तो आप लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर के बढ़ने पर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, बातें नहीं, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और जिससे हम बोलेंगे क्या बढ़ेगा बच्चों? वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना? तो टेम्परेचर के बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपको लॉजिकली ये सोचना है कि पानी अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे है और मैं उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक करूं तो रहेगा तो वो पानी ही रहेगा। 50 तक पानी नहीं वेपराइज होता, 100 पे होता है वेपराइज। लेकिन इतना तो मानो कि 10 डिग्री सेल्सियस का पानी, एक किलो पानी जितने वॉल्यूम में होगा, 50 डिग्री सेल्सियस में वही 1 किलो पानी थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो, नहीं लगता? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया होगा। एग्री करते कि नहीं करते? बहुत थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन बढ़ता तो होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर अर्षित, टेम्परेचर के बढ़ने पर चीजों का वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपैंड होता है। तो हमने पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से ऑब्जर्व किया और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं। 1 kg पानी हमने लिया, कितना पानी बोला? 1 kg पानी, और हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस आए तो वॉल्यूम उसका किस तरीके से बढ़ा। और रिजल्ट्स थोड़े से अनयूजुअल थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़े से अनयूजुअल आए रिजल्ट कैसे आए कि कुछ इस तरीके से रिजल्ट हमें मिले कि 4 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर ये वाली वैल्यू है। देखना जरा कुछ क्या हुआ।
दिखा आप लोगों को कुछ नहीं दिखा? चलो बताओ क्या अनयूजुअल है इस ग्राफ में? अनयूजुअल चीज मुझे बता दो क्या है? ये 100 पे है। अनयूजुअल क्या है सना? क्या लगता है अनयूजुअल इसके अंदर? सर मुझे अनयूजुअल ये लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन पहले वॉल्यूम घटा, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा। 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले इसका वॉल्यूम घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ये बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस वाली है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर ना हमने ये पाया, बिल्कुल बातें नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये पाया कि पानी सबसे अपना मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 0 के बाद 4 तक हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं, पानी का वॉल्यूम क्या हुआ? घटा। यही थोड़ा अनयूजुअल है, यही इसका एनोमोलस बिहेवियर है पानी का। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? मैंने कहा कि जब पानी को हम 1 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक लेके आते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो पानी का वॉल्यूम उस दौरान बढ़ता नहीं है, बोलो क्या होता है? घटता है, और उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट करता है। अब ये कुछ रीजंस की वजह से हो सकते हैं, हालांकि इसका कोई खास रीजन दिया नहीं हुआ, इसका कुछ इसीलिए इसका एनोमोलस बिहेवियर बोलते हैं कि पानी कुछ अनयूजुअल चीज दिखाता है जो जनरल ट्रेंड से थोड़ी सी अलग है, कि टेम्परेचर के बढ़ने पर चीजों का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बट इसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं, शुरू में पहले घटता है और उसके बाद बढ़ता है। इसका कुछ कारण ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ज्यादा टेंशन नहीं इसकी, कि जब तक वो आइस था ना, आइस था जब तक वो, सोच के देखिएगा, इसका एक रीजन मैं जो सोच सकता हूँ क्या है, जैसे कि आइस है, तो आइस के अंदर आप लोगों को पता है कि H2O के बीच में क्या और क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से एसोसिएट होती है, तो मैं पता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है कि पता है ना, कि जैसे इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, फिर इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, तो एक H2O का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सेम ऐसे ही ये वाला अगले वाले के साथ करता है, होता है कि नहीं होता? अब जब ये मेल्ट हो जाता है ना, तो शुरुआत में ये बॉन्डिंग मतलब थोड़ी बहुत बनी रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और होता क्या है कि जैसे ये बॉन्डिंग ब्रेक होती है, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और बॉन्डिंग ब्रेक होती है, तो इनका स्पेस बढ़ने की बजाय इनका स्पेस कम होता है। क्यों? कुछ ऐसे समझ लीजिए कि दो चीजों को ना ऐसे किसी चीज के थ्रू पकड़ा हुआ था, ऐसे करके, और जैसे ये चीज ब्रेक हुई ना, अब ये दूर दूर जो बैठे थे ना, इससे पहले क्या है? नजदीक आए। पहले क्या है? समझे नहीं मेरी बात को? दोबारा समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने किन्हीं दो चीजों को ना किसी चीज से जोड़ रखा है, अब ये जो बॉन्डिंग होती है ना, जल्दी बैठो भाई, एक टॉपिक तो वहां निकल गया। ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये बॉन्डिंग इनके बीच में गैप बनाए रखती है, एक गैप बनाए रखती है जो बॉन्डिंग होती है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आइस की डेंसिटी बेसिकली कम रहती है, इसीलिए वो फ्लोट करती है। अब वो कम क्यों रहती है? क्योंकि आप सोच लीजिए कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू में क्या होता है? मास अपॉन में क्या? वॉल्यूम। और आइस के अंदर जब पानी होता है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, वो आइस जो है ना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, डेंसिटी उसकी कम है, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है। वही 10 H2O के मॉलिक्यूल जब पानी में है तो थोड़ा नजदीक है, लेकिन जब वो आइस बनती है तो पूरी प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो मॉलिक्यूल दूर बैठे होते हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी बोलो क्या होती है? कम होती है। इस बात को समझना ध्यान से, बातें नहीं, आप बस इतना समझ लीजिए कि जब वो पानी बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस का बनता है ना, शुरू में वॉल्यूम घटता क्यों है टेम्परेचर बढ़ने के बाद? तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब टेम्परेचर बढ़ा और ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए, तो जैसे ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या आगे बोलो? क्लोजर आ गई। कैसे आगे बोलो? जो इनके बीच में कुछ गैप था ना बॉन्डिंग की वजह से, वो गैप क्या हो गया? खत्म हो गया, और ये ऐसे करके क्लोज आती है। जैसे ही क्लोज आती है बोलो क्या होता है? वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस होता है। कब तक? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर बोलो कहां तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद फिर दोबारा से जो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये दूर जाना शुरू हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात बस आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि पानी का सबसे लीस्ट वॉल्यूम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो पानी क्या अनयूजुअल चीज दिखा रहा है? दोबारा सुन लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस जाऊं तो लगता तो ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ जाना चाहिए, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम उतना ही बढ़ना चाहिए था। बट पानी के साथ क्या सीन है? पहले 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पहले वो वॉल्यूम घटता है और बाद में वॉल्यूम बढ़ता है। सही बात है? अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, हम 1 किलो पानी पे काम कर रहे हैं, 1 किलो पानी पे काम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान सुनना, तो मास तो हमारा 1 किलो ही है। अगर बच्चों में इसका डेंसिटी का ग्राफ तुमसे पूछूं, ध्यान समझना, अगर मैं डेंसिटी का ग्राफ आप लोगों से पूछूं विद द टेम्परेचर, तो यार एक बात बताओ तुम लोग, डेंसिटी क्या होता है? बस चुप हो जाओ,
डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। पानी का मास थ्रू आउट 1 kg है। थ्रू आउट बोलो क्या है? 1 kg। वॉल्यूम ऑफ द 1 kg ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ द 1 kg ऑफ 1 kg पानी का वॉल्यूम बता रहा है। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना था, 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। टेम्परेचर तो बढ़ा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा नहीं। बोलो क्या हुआ? घटा। वॉल्यूम घटा। और इतना घटने के बाद उसके बाद 4 के बाद जब मैंने बढ़ाया तो वॉल्यूम फिर से बढ़ा। अरे नहीं समझे मेरी बात को? तो पानी 1 किलो ही है। मैं आपको बता दूं, जब कोई चीज खुलेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, मास तो सेम रहेगा ना यार। पार्टिकल तो उतना ही है ना, चाहे खुल जाए चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, पार्टिकल तो उतना ही है ना। तो मास बोलो क्या रहता है? सेम रहता है। बस क्या बदलता है? वॉल्यूम। क्या बदलता है बोलो? दिमाग में सेट करो। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी नजदीक आता है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पानी फिर से क्या होता है बोलो? खुलता है। तो वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर वॉल्यूम शुरू में घटा, वॉल्यूम शुरू में घटा तो डेंसिटी बढ़ी, डेंसिटी, और उसके बाद फिर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ तो डेंसिटी घटनी शुरू हुई, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्स रिलेशन में है। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर शुरू में पानी की डेंसिटी कुछ है, इसका ग्राफ कुछ यहां से शुरू करेंगे, शुरू में पानी की डेंसिटी कुछ है इसके हिसाब से, तो जब वॉल्यूम घटा होगा तो डेंसिटी, जब वॉल्यूम घटा होगा तो डेंसिटी, जब बिल्कुल सबसे मिनिमम वॉल्यूम होएगा, सबसे मिनिमम वॉल्यूम होएगा, तो उस समय पर सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होगी। उसके बाद वॉल्यूम फिर बढ़ा तो डेंसिटी घटी। तो ध्यान रखिएगा, पानी अपनी सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर ऑक्यूपाई करता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी बोलो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली चीज आपको कहां मिलेगी? सबसे नीचे मिलेगी। तो मुझे बताइए, अगर पानी पूरे समुद्र में ऐसे लगा हुआ है लाइंस में, समुद्र के अंदर पानी की लेयर्स बनी पड़ी है बहुत सारी, तो आप मुझे बताइए सबसे बॉटम में जो पानी होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस का होगा? 4 डिग्री सेल्सियस का, बिकॉज उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डेंस वाली चीज कहां मिलेगी? सबसे नीचे मिलेगी। इसी कारण से एक्वेटिक एनिमल जितनी मर्जी सर्दी हो ना सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, लेक के ऊपर पूरी की पूरी बर्फ जम जाए, ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला पानी कौन सा है बोलो? 4 डिग्री सेल्सियस वाला। वो कहां मिलेगा? सबसे बॉटम में मिलेगा। कहां मिलेगा? और बॉटम में जाके सर्वाइव कर सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। नहीं आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करेगी किसी लेक के अंदर, किसी समुद्र के अंदर पानी है, तो बताइए उसके सबसे बॉटम में जो पानी मिलेगा उसका तापमान कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब सबसे बॉटम में जो पानी मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली चीज सबसे नीचे मिलेगी। तो इसका मतलब सबसे नीचे वाला पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे? बोलो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और यही इसका एक एनोमलस बिहेवियर है। अच्छा, व्हाई इट इज सेड टू बी एनोमलस बिहेवियर? क्यों इसको मैं एनोमलस शब्द का नाम दे रहा हूं? क्यों ऐसा बोल रहा हूं? कुछ अनयूजुअल बिहेवियर है, क्योंकि जनरली चीजों का टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, बट हमने पाया कि टेम्परेचर बढ़ा। हाँ वॉल्यूम बढ़ा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन शुरुआत में 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम बढ़ा नहीं। बोलो क्या हुआ? घटा। यही अनयूजुअल प्रॉपर्टी है। नहीं आ रही बात समझ? अच्छा, बच्चे कहते हैं 0 से 100 के बीच में बना रहे। अरे पानी पहली बार 0 पे बनता है आइस पिघलने के बाद, और 100 के बाद आपको पता है ही होता है। 0 से 100 की बात करेंगे, पर दिमाग में सेट कर लीजिए 0 से लेकर 4 तक टेम्परेचर तो बढ़ा, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम घटा। अंकित बात समझ आ रही है? और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि शुरू में वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी, और फिर जब वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी। इसका मतलब पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होती है? बोलो 4 डिग्री सेल्सियस में। यही इसका एनोमलस बिहेवियर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग जवाब देना इसका। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो वो एग्जाम में भी बोल सकते हैं कि इसका एनोमलस बिहेवियर बताओ पानी की। तो आप बोलोगे वाटर ऑक्यूपाइंग मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ो, ठीक है। इसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट हमें देखना है वो है, बीच में से एक कॉन्सेप्ट और रेजुलेशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक, ट्रिपल पॉइंट भी है। चलो, ब्लैक बॉडी तो मेरे को लग रहा है कि हमें एक्स में उठाना पड़ेगा संडे वाले। ट्रिपल पॉइंट, अरे बोर्ड पे देखो, ये बड़ा बढ़िया केस है। ट्रिपल पॉइंट, एक ग्राफ दिखाता हूं बड़ा बढ़िया। हाँ बच्चों,
अब ये क्या चीज बनाई गई समझते हैं बच्चों इसको भी। O है, E है, C है और P है। आइए भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यार, आपको कुछ बड़ा नया पता है। जितने भी टॉपिक हम लास्ट के नहीं, बड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कुछ अलग चीजें आपको दिखाएंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अब ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये लिक्विड रीजन है, ये सॉलिड रीजन है पूरा, एंड दिस विल बी अ वेपर रीजन, और ये होता है ट्रिपल पॉइंट। गाइस पानी को लेके आप लोग क्या जानते हो कि पानी को लेके सर हम लोग ये जानते हैं कि पानी जो होता है ना, या जो अगर मैं आइस की बात करूं तो तुम सब बच्चे मुझे बताना, पानी अपनी सॉलिड फॉर्म में कब मिलता है? पानी अपनी सॉलिड फॉर्म में कब मिलता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ओ भाई ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब -10 डिग्री सेल्सियस है, तो बोलो पानी क्या मिलेगा? अपनी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। हाँ भाई आशीष, पानी अपनी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा एट -10 डिग्री सेल्सियस। एग्री करते हो अभी नहीं करते? उसके बाद मुझे बताना जरा कि जब टेम्परेचर बढ़ता हुआ आएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मैंने तुम्हें बताया था, बोलो क्या होता है? यही जो आइस है वो क्या हो जाती है? बोलो मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बोलो मेल्ट होके बोलो क्या बना लेती है? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। गाइस बहुत जरूरी चीज है, ढंग से सुनने की कोशिश करना, समझ आएगा तो तुम लोगों को एक जादू भी दिखाऊंगा जो तुम लोगों ने कभी देखा भी हो शायद। ठीक है, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसको मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके का जादू होता है जो कभी आपने देखा हो वीडियोस वगैरह में। तो होता क्या है, ढंग से सुनिएगा, घर पे भी करके दिखा सकते हो आप किसी को। चलो चलो चलो, मुझे तुम ये बताओ, तुम लोग क्या जानते हो पानी के बारे में? ऐसे ही जानते हो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो आइस है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी आइस ही रहेगी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस बोलो क्या होगी? मेल्ट होगी। उसके बाद आप टेम्परेचर फिर बढ़ाएंगे तो वो पानी बोलो क्या रहेगा? पानी पहुंचेगा बोलो कहां तक? बोलो 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद अगर भी हीट करा मैंने तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा, वेपर एट 100 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि इस रेंज में, ओए भाई इस रेंज में बोलो वो क्या रहता है? लिक्विड रहता है। इससे पीछे बोलो क्या रहता है? सॉलिड रहता है। और इसके आगे बोलो क्या रहता है? वेपर फेज में रहता है। पानी का सीन ही है ना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे पानी जो है ना अपनी सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड भी होता है और बोलो क्या होता है? लिक्विड भी होता है। हाँ भाई इधर लिखो मत आशो, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी सॉलिड भी होता है और बोलो क्या होता है? लिक्विड भी होता है। को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो सॉलिड से उस समय लिक्विड बन रहा होता है, तो मैं बोल सकता हूँ को एग्जिस्ट कर रहा है। को एग्जिस्ट का मतलब सॉलिड उस समय लिक्विड बन रहा है, तो सॉलिड भी एग्जिस्ट है उसका पानी का, और लिक्विड भी एग्जिस्ट है। मोक्षा नहीं आ रही बात समझे? अच्छा कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पानी लिक्विड और गैस में को एग्जिस्ट करता है? 100 में वो लिक्विड भी होता है और क्या बन रही होती है? बोलो गैस भी बन रही होती है। सहमत हो? अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर पानी अपनी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं 0 में नहीं। वो आप लोग कौन रहे उसको अपना हिट मिल जाता, वो अलग चीज है, वो कांसेप्ट अलग चीज है, वो इवेपोरेशन अलग चीज है। अच्छा अभी इस हिसाब से तो 2 पे ही होएगा। ओए सुनो भाई, ऐसे मत बात करो, समझ नहीं आएगा टॉपिक, इतना भी आसान नहीं है कि आप लोग बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे। लेकिन मुझे ये पता लग रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी स्टेट्स को एग्जिस्ट करती है? लिक्विड और गैस। लेकिन मैं बोलूं कि मैं ऐसा टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट कर सकता हूं जिससे एक ही टेम्परेचर पर हमारी तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर जाएंगे, मतलब सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। अब ये कैसे हो सकता है आइए मैं समझाता हूं। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा बस ऐसा क्या कारण है कि पानी ना सॉलिड से लिक्विड बना 0 पर, लेकिन वो वेपराइज 100 पे हुआ? क्या कारण है? बताओ, कारण बताओ। आप लोगों को पता है कि पानी क्यों नहीं 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक जाके वेपराइज होता है? क्या कारण है पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक वेपराइज होने का? क्या कारण है? आपको पता है पानी के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक दबाव है, हो गया? ठीक है, देखो पानी के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक दबाव है 1 atm का। कितने atm का बोलो? ढंग से सुनना ये चीज, अगर तुम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट आता हो 9वीं क्लास में सिखाया जाती है ये चीज। हेलो, मुझे तुम ये बताओ कि आप बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कैसे बोलते हो? किस कंसेप्ट के आधार पर बोलते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है? अबे मतलब तो बताया होगा इसका कुछ। हेलो भाई देखो, कोई भी चीज बॉईल कैसे होती है सुन लीजिए। टीचर ने बताया था ना उस समय 100 डिग्री से, अब रीजन बता रहा है टीचर, तो बोर्ड पे सुनो ढंग से। देखिए जिस समय हमारा तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, उस समय पर हमारा पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं
वो वेपराइज इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज इनके ऊपर जो ऊपर से दबाव है एटमॉस्फेयर का वो कितने का बोलो 1 एटीएम का। आपको दबाव किस चीज का है सर? दबाव है बच्चों एयर में बैठे पार्टिकल्स गैसेस इन सबका एक दबाव है ग्रेविटी की वजह से, और वो दबाव 1 एटीएम का है, और उस दबाव को जब तक पार्टिकल ब्रेक नहीं कर देगा तब तक वो वेपराइज नहीं होगा। तो ये जो मेरे पार्टिकल्स है ना इनके ऊपर से एक दबाव है कितने एटीएम का बोलो 1 एटीएम का। आपके ऊपर भी दबाव है 1 एटीएम का, लेकिन ये 1 एटीएम का दबाव समझना, ये 1 एटीएम का दबाव इन पार्टिकल्स को ऊपर वेपराइज होने नहीं देता। फिर आप क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाते हो। क्या करते हो बोलो? अब जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस पर ये दबाव जो है ना मान लो हमारा 0.1 एटीएम का है, हमारे पार्टिकल्स का 0.1 एटीएम है, एटमॉस्फेरिक 10 एटीएम है, क्या वेपराइज हो पाएगा? सॉरी 1 एटीएम है, ऊपर से 1 एटीएम, हमारा 0.1 एटीएम, क्या वेपराइज हो पाएगा? नहीं सर। हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, ये भी ऊपर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, ये 0.2 एटीएम लगा देंगे, क्या वेपराइज हो जाएगा? नहीं होगा सर। मैं ऐसे बढ़ाऊंगा 30 डिग्री सेल्सियस, ये 0.3 एटीएम लगा देंगे, क्या वेपराइज हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि ऊपर से 1 एटीएम, हमारा 0.3 एटीएम सर बैरियर बढ़ा है, हम नहीं वेपराइज हो पाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते तुम 90 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, इट विल बिकम अ 0.9 एटीएम, अभी भी वेपराइज नहीं होगा। आप बोले 98 डिग्री सेल्सियस सर 0.98 एटीएम, अभी भी वेपराइज 99 नहीं होगा। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा इट विल बी 1 एटीएम। अब ये बराबर हो चुका है, अब आप सर भी नहीं होगा। अरे यार वो बोलना 100 ही पड़ता है, 100 के जस्ट थोड़ा सा कितना ही बढ़ेगा वो 1 से ज्यादा होते के साथ ही वेपराइज हो जाएगा। तो मुझे तुम ये बताओ कि पानी 100 पर ही वेपराइज क्यों हो रहा है? बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर ही हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स कितना प्रेशर एक्सर्ट लगाना शुरू करते हैं? 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, और इसलिए वेपराइज होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर है ये चीज? अब सोचो कि मैं ऐसा क्या तरकीब लगा दूं, मैं ऐसा क्या कर दूं, आप सोच के बताओ ऐसा क्या कर दूं। इधर आशु, सबको सोचना है, ऐसा क्या कर दूं कि पानी ना 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बॉयल हो जाए, वेपराइज हो जाए। सोचो क्या करो। बहुत बढ़िया, किसने बोला सबसे पहले? बहुत बढ़िया प्रेम, सबसे जल्दी दिमाग में आया प्रेम की। क्या? कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो। वेरी गुड। अगर मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सोचो 1 एटीएम की बजाय अगर 0.2 एटीएम का कर दूं, आशीष 1 एटीएम की बजाय सिर्फ 0.2 एटीएम का कर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 20 डिग्री सेल्सियस से पानी बॉयल हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि एटमॉस्फेयर ऐसे तैयार हुआ है, एटमॉस्फेयर ऐसे तैयार हुआ है कि वो 1 एटीएम का दबाव बनाए बैठा हुआ है। अदरवाइज अगर एटमॉस्फेरिक दबाव सिर्फ 0.2 एटीएम का होता तो पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे बोलो क्या हो जाता? वेपराइज हो जाता। हमारी बॉडी का पानी भी बेसिकली जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होते के साथ ही क्या होना शुरू कर देता? वेपराइज होना स्टार्ट कर देता। मुंह से भाप निकलती है ऐसे करके, बात करते करते सारा पानी वेपराइज हो रहा है, फिर पीना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो जितना ज्यादा, अरे सुनो, मतलब कि मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकता हूं। आज पता लगा कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करके। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करता चला जाऊं, सोचो ना 0.1 एटीएम कर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताओ कितने पे पानी बॉयल हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस पे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत ही कम कर दूं, 0.00 कुछ कर दूं, 0.00 कुछ कर दूं, जैसे कि यहां पर करा हुआ है, कितना बोलो? यहां देखो कितना करा हुआ है, 0.00। क्लास क्लास क्लास, देखिए भाई, ये तो पहले ही बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोग देख लीजिए। तो मेरी बात सुनो भाई, अब यहां मैं तुम्हें एक ग्राफ सिखाता हूं, आओ इस ग्राफ पे आओ। टेम्परेचर बताओ कितने डिग्री सेल्सियस है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या कहता है? क्या कहता है? ध्यान सुन इधर, 0.01 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोग देखिए जरा, अगर प्रेशर इतना हो, कितना बोलो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.006। खुशी, इतने टेम्परेचर पर अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर का इतना हो तो देखो पानी अपनी ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब ये होता है, इससे थोड़ा सा इधर जाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी स्टेट वेपर और लिक्विड में जाएंगी। मतलब ये जो आपको रेंज बना रखी है, पता है क्या बना रखी है? कि इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पर कौन सा स्टेट मिलता है। जैसे कि तुम्हें मैं एग्जांपल बताता हूं, तुम लोग मुझे बताना, अगर 1 एटीएम का दबाव हो, कितने का बोलो? 1 एटीएम का, 1 एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ढंग से सुनना, और टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस, तो तुम मुझे बताना क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो आप बोलेंगे सर ऐसे में ना वो सॉलिड स्टेट में भी मिलता है और लिक्विड स्टेट में मिलता है। आइए देख लेते हैं, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर कहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर कहीं होगा, और 1 एटीएम का कहां पर होगा? तो ये ऐसे है, तो 1 एटीएम कुछ यहां पर कहीं होगा, देखो यहां पर कहीं होगा, यहां पर कहीं, अरे देखो ना, ये कुछ 1 एटीएम होगा। तो 1 एटीएम 0 डिग्री सेल्सियस, बताओ हम कहां पर है? देखो कहां पर है, हम सॉलिड लिक्विड रीजन पे बैठे हुए हैं। मतलब कि इसके बाद अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वी विल एंटर इनटू द लिक्विड रीजन, वी विल एंटर इनटू द। बात को समझने की कोशिश करो, क्या करा जा रहा भाई? ये कुछ बच्चों को बात पकड़ में आ भी गई होगी, क्या कहना चाह रहे सर? दोबारा सुन लो मैं क्या कर रहा हूं भाई। आप लोग बोलिए 1 एटीएम का है, एक्चुअल में आपको बता देता हूं हमारे एटमॉस्फेयर का दबाव कितना है। हमारे एटमॉस्फेयर का दबाव 1 एटीएम है,
और हमारे 0 डिग्री सेल्सियस कहां पर है, तो यहां पर 0.01 है, तो यहां पर कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस है। मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इस डायग्राम को थोड़ा खराब कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटीएम के एटमॉस्फेरिक दबाव पर, ये इस लाइन पे आ रहा है। इस लाइन का मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड रीजन को लाई कर रहा है, वेपर में तो जा ही नहीं सकते इस वक्त। आपको खुद पता है कि जब एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर कितना होता है बोलो 1 एटीएम, और 0 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर होता है, तो क्या क्या स्टेट दिख रही होती है पानी की, पानी अपनी सॉलिड स्टेट में होता है, और बोलो कौन सी में होता है, लिक्विड में। आप सॉलिड लिक्विड रेंज में बैठे, इसका मतलब बताऊं क्या है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान करा, क्या करा बोलो, कम तापमान, माइनस में चले गए, तो बोलो किस रीजन में आ जाएगा पानी, सॉलिड रीजन में। और 0 से बढ़ा दिया तो पानी किस में चला जाएगा, लिक्विड रीजन में। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रहा समझ, सुनोगे तो आएगा, ध्यान छोड़ दोगे तो नहीं आएगा। आपसे मैं बोल रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे मुझे बताओ कहां पर हो आप लोग। 1 एटीएम ये रहा, देखो ये 0.006 है, 1 एटीएम के ऊपर होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस ये रहा। कौन सी रेंज को लाई कर रहा है बोलो, सॉलिड और लिक्विड वाली लाइन को लाई कर रहा है। अब 0 से कम करो टेम्परेचर, करो 0 से कम, 0 से कम करो टेम्परेचर, माइनस में आओ, बोलो बोलो पानी कौन सी स्टेट में आ गया, सॉलिड रीजन में आ गया। और 0 के बाद बढ़ाओ, लिक्विड रीजन में चला गया। चलो और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, कहां चले जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस चले जाते हैं। छोड़ो इसको, इस वाले को हटा रहा हूं, इस वाले को हटा रहा हूं, थोड़ा ग्राफ हल्का सा चेंज कर रहा हूं। मुझे तुम ये बताओ बस, अगर मैं चला जाऊं 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने बोला, अगर मैं चला जाऊं बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम का प्रेशर, चलो बोलो भाई, 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम का प्रेशर, मुझे बताओ कौन सी रेंज पे लाई कर रहा है, लिक्विड वेपर रेंज पे, लिक्विड, क्योंकि आपको पता है अब टेम्परेचर अगर इससे कम हुआ, 100 से कम हुआ तो लिक्विड है, और 100 से ज्यादा हुआ तो कौन सी रेंज में चला गया, वेपर रेंज में। कौन सी रेंज में चला गया, समझो मेरी बात को, समझ ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या कही जा रहे हैं, नहीं आ रहा ना समझ में। 1 एटीएम वाली लाइन को सीधी खींच के देख लो, 1 एटीएम वाली लाइन को सीधा खींच के देख लो, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कहां पर लाई करेगा, सॉलिड लिक्विड रीजन में एंट्री लेगा। मेरी बात सुन लो, सॉलिड लिक्विड रीजन में एंट्री लेगा, मतलब 0 से पहले सॉलिड, 0 के बाद लिक्विड, फिर लिक्विड ही चलता रहेगा, बोलो कहां तक, 100 तक। 100 पे जैसे ही आएगा वो लिक्विड से वेपर फेस में जाने के स्टेट पे आएगा, तो 100 से पहले तक वो लिक्विड, और 100 के बाद बोलो क्या आ जाएगा, वेपर रीजन में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बताओ। ये यहां पर आएगा ना, मैं प्रेशर कम करूंगा, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करूंगा, जैसे ही मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करूंगा, देखो ये अब आप की बात समझने की कोशिश करो, व्हाट आर दीज रीजंस इंडिकेट्स, ये रीजन क्या इंडिकेट्स कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जब पानी के लिए तापमान और प्रेशर का कंडीशन जैसा भी होता होगा उसके हिसाब से उनका स्टेट ऐसा रहता होगा। जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं प्रेशर को 0.006 कर दूं, कितना कर दूं बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम कर दूं, तो वो कहना चाह रहा है कि फिर तो भैया तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करने लग जाएंगी, मतलब इससे जस्ट पहले तक सॉलिड है, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा बोलो क्या है, लिक्विड है, और जस्ट इधर बोलो क्या है, वेपर है, मतलब तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि इतनी स्टेट का मतलब क्या है कि बिल्कुल दाएं बाएं जाते के साथ ही तीनों स्टेट्स मिलती हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आई मेरी बात समझ में। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बोलो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जिस पर हमें पानी की बोलो क्या स्टेट्स मिलती है, तीनों स्टेट्स मिलती है। समझ नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आया ना समझ में, ये डायग्राम आप लोगों को कुछ क्लियर भी हो रहा है, क्या कहना चाह रहा हूं। नॉर्मल जो आप 1 एटीएम वाला पढ़ते हैं वो मुझे बताओ जरा, तुम्हें ये ब्लू वाली लाइन से क्लियर हो गया 1 एटीएम वाला। जनरली हमारे आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम का होता है, और उसके हिसाब से सारा समझने की कोशिश करो पहले। तो मैंने कहा 1 एटीएम के हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रेंज लाई कर रही है, सॉलिड लिक्विड रेंज लाई कर रही है, मतलब लाइन दिखा रहा है कि इसके बाद वो लिक्विड है, इससे पहले वो क्या है बोलो, सॉलिड है। तो टेम्परेचर इससे कम हुआ तो सॉलिड में आ जाएगा 1 एटीएम के, 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 0 डिग्री से पहले हुआ तो सॉलिड में है, 0 के बाद हुआ तो लिक्विड है। 100 तक ऐसा ही रहेगा, वो लिक्विड में रहेगा, किसमें रहेगा बोलो, क्योंकि 1 एटीएम का दबाव चल रहा है तो लिक्विड रीजन में रहेगा। 100 के बाद करोगे तो वेपर चला जाएगा, 100 से पहले तक बोलो क्या रहेगा, लिक्विड। लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दूं, रिड्यूस कर दूं, क्या कर दूं बोलो, तो मैंने पाया कि मेरा जो पानी है ना, देखो इसके बाद ही वेपर पे आ जाएगा, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस के बाद ही किसमें आ जाएगा, वेपर स्टेट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं पानी का ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं पानी का, समझ नहीं आया ऐसा है ना, सो इट्स अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। is that temperature pressure condition at which a triple point of water is that temperature pressure condition at which in its solid, liquid and vapor phase
इज एट टेम्परेचर ऑफ 0.01 डिग्री सेल्सियस, लगभग नियरली 0 है, एंड प्रेशर ऑफ भाई मुझे तुम ये बताओ बच्चों, अरे मैंने ये क्या करा है, ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूं इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर लगभग तीनों चीजें एग्जिस्ट कर जाएंगी। तुम सारा ग्राफ छोड़ दो, बस एक बात पकड़ लो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ग्राफ भूल जाओ सारा, एक बात दिमाग में फिट करने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड लिक्विड तो कोएग्जिस्ट करता है, ये तो पता है ना। वेपर क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक दबाव 1 atm का होता है। कितना होता है बोलो? तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हटा दूं, उसी को इतना कम कर दूं, बहुत ही कम कर दूं, तो बोलो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज भी होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सॉलिड भी एग्जिस्ट कर जाएगा, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर जाएगा और वेपर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। इसीलिए तो बोला कि अगर 1 atm रखोगे फिर तो सर सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, वेपर तो बहुत दूर है सर, वेपर नहीं बन सकता फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ लिक्विड से वेपर वाला ट्रांजिशन आएगा, लिक्विड से वेपर वाला। आपको लगता है वेपर मैंने यहां लिखा हुआ है, आप वेपर यहां लिख दो, क्या दिक्कत है? वही तो बात है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड में एंट्री लेता है और फिर 100 पे लिक्विड से गैस में एंट्री लेता है, लेकिन तब जब एटमॉस्फेरिक दबाव कितना हो? 1 atm। कितना हो बोलो? बट अगर आप 1 atm से बहुत कम कर देंगे तो वो बहुत लो टेम्परेचर पर ही कौन सी फेस में एंट्री ले लेगा? वेपर फेस में एंट्री ले लेगा। अब ग्राफ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लविश नहीं आई बात समझ में भाई? पक्का बताओ। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, मेरे पास आइस है, आइस है, ढंग से सुनना, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, कितने में बोलो? 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं उधर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दूं, क्या कर दूं? प्रेशर बढ़ा दूं, तो कौन सी स्टेट में जाने लग जाएगा? ये थोड़ा सा पता है क्या है, ग्राफ भी ना हल्का सा हम लोग जो बना रहे हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन से पास नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, हम गूगल से उठाते हैं इस ग्राफ को, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, फिर मुझे बताना नहीं, मैं चाह रहा हूं जिसमें 1 atm। यस, ये अच्छा है, ये अच्छा है। दिख रहा है आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को ये वाला है, देख रहे हो? 0 पर देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 0 पर और 1 atm के। 1 atm क्यों बार बार 1 atm बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा एटमॉस्फेयर नेचुरली कितने पे रहता है? स्वयं मेरा एटमॉस्फेयर नेचुरली कितने पे रहता है? 1 पे रहता है। और 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा मैं, तो वो सॉलिड से लिक्विड रीजन में एंट्री ले रहा होगा। सना, सॉलिड से 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड से लिक्विड रीजन में एंट्री ले रहा होगा। 0 से कम पर वो सॉलिड में रेंज में है और 0 के बाद लिक्विड रेंज में है। फिर ऐसे ही करते करते मैं 100 तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? 100 तक। तब वो लिक्विड से कौन सी एंट्री में ले रहा था? वेपर रेंज में जा रहा था। तो इससे पहले तक वो लिक्विड था, उसके बाद बोलो क्या हुआ? वेपर। लेकिन अगर मैंने एटमॉस्फेरिक दबाव कम कर दिया, क्या कर दिया बोलो? एटमॉस्फेरिक दबाव कम कर दिया, तो मैंने पाया कि जब मैंने उस दबाव को कितना कर दिया? 0.0060, तो ये जो मेरा रेंज आया ना, इसके बाद ही मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही कौन सी रेंज में चला जाएगा बोलो? वेपर रेंज में। कौन सी रेंज में बोलो? सॉलिड से लिक्विड में तो आ ही रहा है, लेकिन कौन सी रेंज में चला जाएगा बोलो? वेपर रेंज में चला जाएगा। कुछ क्लिक हुई वाली बात? अब कुछ मैं बताना क्या चाह रहा था वो समझो। 1 atm का दबाव है, एटमॉस्फेरिक दबाव, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड। कौन सी स्टेट होती है बोलो? सॉलिड। इससे पीछे तक सॉलिड होती है। मैं मान लो तुम कहो सर 0 पे तो सॉलिड लिक्विड दोनों होती है, चलो 0 से कम करो, 0 से कम करो, थोड़ा सा कम कर दो। कितना कर दो? -2 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दो? बोर्ड पे बोर्ड वाली चीज -2 डिग्री सेल्सियस कर दो। मुझे तुम सब बच्चे बताओ, -2 डिग्री सेल्सियस 1 atm क्या मिलेगा? -2 डिग्री सेल्सियस 1 atm क्या मिलेगा? बिल्कुल सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल्कुल नजरे बोर्ड पर। अब तुम सोचो मैं क्या करता हूं? मैं सोचता हूं कि टेम्परेचर ना बढ़ाऊं फिर भी आइस मेल्ट हो जाए। टेम्परेचर ना बढ़ाऊं, आइस, बोलो क्या करूं? अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, क्या कर दूं? तो देखना इसी -2 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी देर बाद ये चीज सॉलिड की बजाय किसमें एंट्री ले लेगी बोलो? लिक्विड में। मैं तुम्हें लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, अगर तुम्हें लग रहा है ना डाउट, तो फिर एक तुम्हें मैजिक दिखाऊंगा। फिर मैं सुनिएगा, ओए बोर्ड पे मुझे तुम ये बताओ, ये टेम्परेचर कितना है बोलो? ओए बोलो इस -2 डिग्री सेल्सियस पर मुझे बताओ 1 atm की कंडीशन पर, जो कि एक्चुअल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, मुझे बताओ अपनी पानी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ताने नहीं आ रही बात समझ में? -2 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm के प्रेशर पर ये कौन सी स्टेट में बोलो? सॉलिड स्टेट में है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, किसको बढ़ा दूं? लो बढ़ाओ,
प्रेशर बढ़ा दो, और जब प्रेशर इस रेंज को क्रॉस करेगा, मुझे बताओ कौन सी स्टेट में आ जाएगा? तो -2 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए बोलो? प्रेशर कई एटीएम्स गुना बढ़ा दिया जाए, तो आप लोग पाएंगे कि वही पानी अब -2 डिग्री सेल्सियस से बोलो क्या हो चुका? मेल्ट हो चुका। क्या हो चुका बोलो? ये डायग्राम क्या बता रही है आपको? डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस पर उसकी स्टेट को बयां कर रहा है, उसकी स्टेट को बयां कर रहा है। मतलब कोई तुम्हें कहे, कोई तुम्हें ये कहे, जैसे सुनना मेरी बात को, ए विनय इधर क्लास चल रही है, कोई तुम्हें ये कहे कि क्या मैं नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में हूं, क्या पानी मेल्ट हो सकता है? अब बोलना मेल्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? कहेगा प्रेशर बढ़ा दूंगा, अगर प्रेशर बढ़ा दूंगा तो पानी कहां हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। कोई बोले कि क्या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी वेपराइज हो सकता है? आप कहोगे हो सकता है। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दूंगा तो सर हो सकता है। बोलो है कि नहीं? यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जो जनरली चीजें देख रहे हैं वो एक कंडीशन भी देख रहे हैं कि 1 ATM का सीन चल रहा है आपके आसपास। कितने का बोलो? बट अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, तो सारी सिचुएशंस बदल जाएंगे अलग अलग टेम्परेचर्स पे। उन्हीं टेम्परेचर्स पे सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर 1 ATM का सीन चलाते रहो अपने आसपास, तो मुझे बताओ पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है? और उससे पहले तक सॉलिड रहता है, उसके बाद बोलो क्या होता है? लिक्विड। वो तो मैंने दिखाई दिया कि 0 पर देखो, 0 पर 1 ATM पर, इससे पहले सॉलिड, इसके बाद बोलो क्या? लिक्विड। 100 पर इससे पहले लिक्विड, इसके बाद बोलो क्या? वेपर। बात तो तब है ना जब तुम प्रेशर क्या कर दो? चेंज। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दोगे तो फिर इतने ही टेम्परेचर पर अब चीजें वेपर भी बन जाएंगी। बनेंगी कि नहीं बनेंगी? और तुम अगर इतने -, डिग्री सेल्सियस में प्रेशर बढ़ा दो तो चीज बोलो क्या बन जाएगी? सॉलिड की बजाय लिक्विड भी आ जाएगी। तो मतलब कि किसी सॉलिड आइस के ऊपर अगर मैं दबाव बढ़ा दूं, सॉलिड आइस के ऊपर क्या कर दूं? दबाव बढ़ा दूं, तो वो नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में होते हुए भी बोलो क्या हो सकती है? मेल्ट हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? समझ नहीं आ रही वाली चीज, कहना नहीं है बस उनमें कि वो -, डिग्री सेल्सियस में है, नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में है, मतलब सॉलिड रेंज में है। जब तक 1 ATM है तब तक बोलो क्या है? वो सॉलिड है। मतलब आप समझो कि आपके आइस ना फ्रीज हो रखी है। कितने पर? -2 डिग्री सेल्सियस पर। एटमॉस्फेरिक दबाव बोलो कितना? 1 ATM, वो सॉलिड रेंज में है। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, क्या कर दोगे? प्रेशर बढ़ा दोगे तो इतने ही डिग्री सेल्सियस पर वो किस रेंज में चली जाएगी? लिक्विड रेंज में भी चली जाएगी। बोला है कि नहीं? नहीं है बात में? तो मैं इसका तुम्हें जो मैजिक बार बार बोल रहा हूं ना, वो क्या चीज है, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखना जरा वो क्या है। आ जाओ। अरे समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? अब सुनो वो मैं क्या बताने लग रहा था। उसको रेजुलेशन बोलते हैं। कि मान लो कि तुम लोग क्या करना, इस तरीके से, अरे घर पे करके देख सकते हो तुम लोग, इस तरीके से एक आइस क्यूब लेना, अरे बस इस तरीके से एक आइस क्यूब लेना, ले लिया ये आइस क्यूब। अब सुनो, इस ग्राफ को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है अगर ट्रिपल पॉइंट को समझना है तो। और इसको ना किसी इंसुलेटिंग चीज के ऊपर टिका देना, लकड़ी वगैरह की चीज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके जिस पर ये मेल्ट ना हो। और क्या करना, फिर वही बातें, इसके क्रॉस ना इस तरीके से दोनों हैवी वेट्स टांग देना। मतलब क्या होगा तुम्हें पता है? आइस क्यूब के ऊपर ऐसे एक पतला सा धागा लेके और दोनों तरफ वेट टांग देना। क्या करना है? वेट। जैसे मैंने यहां पर आइस क्यूब रखी और इधर ऐसे करके मैंने उसके ऊपर एक धागे से क्या कर दिया? वेट टांग दिया। जितने ने धागे से वेट टांग दिया। अब आप बस मुझे एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक दबाव कितने का है? 1 ATM का। वो तो मैं चेंज कर नहीं सकता भाई, मेरी बात समझना। टेम्परेचर यहां का मान के चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप ये धागा उसके ऊपर ऐसे रखोगे तो दबाव बढ़ जाएगा? दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि आपने वेट टांगा है। तो 1 ATM तो कुछ भी नहीं होता, वेट टांगोगे तो प्रेशर कई ATMs का हो जाएगा। आशु, इस पानी के ऊपर, इस आइस क्यूब के ऊपर, इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर अब 1 ATM का दबाव नहीं है। कितने का दबाव हो गया बोलो? कई गुना ATM का दबाव हो गया। हो सकता है कि 70-80 ATM का दबाव जा चुका है। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ATM की बजाय ज्यादा ATMs का दबाव जाएगा, वो सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? तो जैसे ही धागे वाली चीज इसके ऊपर टिकेगी ना, ये वहां से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वो सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। होगा? सुमित इधर देख ले, जब इसके ऊपर ये धागा ऐसे टांगा जाएगा तो इसके ऊपर क्या इंक्रीज होगा? सोचो ना, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा 1 ATM की बजाय 1 ATM से ज्यादा प्रेशर होगा, तो वही इतने ही टेम्परेचर पर मुझे बताओ वो सॉलिड से कौन सी रेंज में एंट्री ले लेगा? लिक्विड। तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो ऐसे दिखेगा धागा ना कटता हुआ जा रहा है। धागा क्या जा रहा है? कटता हुआ जा रहा है। और ऐसे जहां जहां वो प्रेशर बढ़ाता जाएगा, धागा वहां से, वो आइस वहां से मेल्ट होती जाएगी और ये धागा पूरे थोड़ी देर बाद कहां आ जाएगा? बिल्कुल नीचे आ जाएगा। लेकिन आप पाएंगे पूरी की पूरी आइस क्यूब को काटता हुआ आ गया, लेकिन आइस बीच में से टूटी नहीं। पूरा का पूरा धागा कट जाएगा। सामने वाले देखेंगे अब धागा पूरा का पूरा इसको काट देगा तो आइस क्यूब टूट जानी चाहिए, ऐसे करके टूट जाएगी।
लेकिन टूटेगी नहीं, वो ऐसी जुड़ी रहेगी, वो ऐसी टिकी रहेगी। तो धागा बिल्कुल आर पार हो गया, लेकिन आइस क्यूब नहीं टूटी। सोचो क्यों नहीं टूटी? बहुत बढ़िया। जब धागा उसके ऊपर टिका हुआ था तो प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो वो अपनी सॉलिड से कौन सी फेस में चलेगी बोलो? लिक्विड फेस में। लेकिन जैसे ही धागा पार हो गया तो ऊपर वाला जो पानी था जिसमें से पार होकर चला गया, उस पानी के ऊपर से प्रेशर फिर से बोलो क्या हो गया? हट गया। जैसे ही प्रेशर हटा, जैसे ही प्रेशर कम हुआ, वो वापस से क्या हो गया बोलो? फ्रीज हो गया। वापस से बोलो क्या हो गया? तो जैसे इसने काटा ना, थोड़ी देर बाद ऊपर वाला पानी वापस से बोलो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, और नीचे वाला फिर से कटता हुआ चला जाएगा। समझ ही नहीं आया सर? नहीं आया ना समझ में? नहीं आया तान्या को समझ में? मैंने क्या कहा दोबारा समझो। देखो ये डायग्राम भी दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ये डायग्राम भी दिया हुआ है। इस धागे को इस तरीके से जब हम इसके ऊपर टांगेंगे ना, तो धागा जिस आइस क्यूब के ऊपर प्रेशर को बढ़ाएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो सॉलिड से कौन सी फेस में चला जाएगा? लिक्विड फेस में चला जाएगा, तो वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मेल्ट होने के बाद उसको रास्ता मिलेगा धागे को, और वो नीचे वाले आइस क्यूब को काटने की कोशिश करेगा, तो नीचे की तरफ जो पोर्शन होगा। लेकिन ऊपर वाले पे प्रेशर क्या हो गया? हट गया। जैसे ही प्रेशर वापस रिड्यूस होता है, तुरंत प्रेशर के कम होते के साथ ही वो वापस क्या हो जाती है बोलो? फ्रीज। वापस क्या हो जाती है? तो ऊपर वाला पोर्शन वापस फ्रीज हो जाएगा, नीचे वाला कटता जाएगा, फिर फ्रीज हो जाएगा, नीचे वाला कटता जाएगा, फिर फ्रीज हो जाएगा। तो अंडर अ हाई प्रेशर सॉलिड क्या बन जाता है? लिक्विड। फिर से प्रेशर कम होते के साथ ही लिक्विड वापस क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। और इस कारण से पहले वो मेल्ट होता जाता है, कटता जाता है, ऊपर वाला फ्रीज होता जाता है, और ये पूरा इसमें से आराम पार चला जाता है, लेकिन आइस क्यूब बीच में से नहीं कटती है। नहीं आया समझ में? इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिजिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिजिलेशन। रिजिलेशन का मतलब होता है कि जब अंडर हाई प्रेशर सॉलिड मेल्ट हो जाए, लेकिन प्रेशर कम होते के साथ ही वापस सॉलिड बोलो क्या हो जाए? फ्रीज हो जाए। तो प्रेशर के बढ़ने घटने की वजह से जो स्टेट में चेंज आ रहा है, इस कंसेप्ट को बोलो क्या बोला गया? रिजिलेशन। या टेम्परेचर का चेंज करके मैं उसको सॉलिड लिक्विड नहीं बढ़ा रहा, टेम्परेचर उतना ही मेंटेन्ड है, लेकिन प्रेशर बढ़ा तो वो मेल्ट हुआ, प्रेशर घटा तो वापस से फ्रीज हो गया। इस कंसेप्ट को बोलो क्या बोला गया? रिजिलेशन। समझ नहीं आया? एंड ये कैसे समझा आप लोगों ने? इस ट्रिपल पॉइंट के ग्राफ से समझा। भाई देखो, जो मैं आपको वाटर का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रिपल पॉइंट इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर एक बार समझ आ जाए तो फिर ये ग्राफ बहुत ईजी चीज है। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है यार? मैं तो कह रहा हूं कि कॉमन सेंस चाहिए। इस ग्राफ ने दो चीजों का रिलेशन बनाया, टेम्परेचर और इसने बताया कि इतने इतने फलाना ठिकाना प्रेशर्स पे और इतने फलाना ठिकाना टेम्परेचर्स पे पानी कौन सी स्टेट में मिलेगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। चलो मुझे जरा बताना, इस ग्राफ को देख के मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा मुझे बताना। जब प्रेशर है 217 एटीएम का, कितने का बोलो? ढंग से देख लेना, क्वेश्चन है अंकित, तेरे से क्वेश्चन है भाई। 217 एटीएम का प्रेशर है, 217 एटीएम का प्रेशर है, और 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। बता पानी कौन सी स्टेट में? 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और 217 एटीएम का प्रेशर है, लिक्विड में। सबको ये लगा क्योंकि 90 यहां पर कहीं होगा, 217 हो रहा है भाई लिक्विड। और लॉजिकली सोचो यार, 90 एटीएम का 217 एटीएम का दबाव है, वेपराइज नहीं होने वाला इतनी जल्दी। समझ में आ रहा है? और वेपराइज होने के लिए भी देखो कहां जाना पड़ेगा, बहुत आगे जाना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, देख कहां तक जाना पड़ेगा उसको वेपराइज होने के लिए, 373.99 डिग्री सेल्सियस तक जाके। क्यों भाई? इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक दबाव हो चुका है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल अब नहीं होगा। दिमाग लगाओ ना यार। चलो और बताओ हर्षित, तुम बताना मुझे। हर्षित से पूछते हैं, हर्षित ये बता, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान और प्रेशर जो है ना वो है 0.5 एटीएम का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.5 एटीएम का, 0.5 एटीएम का, सॉलिड स्टेट। 0 डिग्री सेल्सियस ये रहा, 0.5 ये रहा, तो सर सॉलिड रेंज में लाई कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ नहीं आ रहा सर? सबको समझ में आ गया? और ये वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, देखो आपको पता है ये सॉलिड रीजन है, वो लिक्विड रीजन है, नीचे वाला बोलो कौन सा रीजन है? बोलो वेपर रीजन है। तो कहने का मतलब ये ट्रिपल पॉइंट है, मतलब इसके थोड़ा सा भी दाएं बाएं कुछ भी टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, प्रेशर में चेंजेस आएंगे, तो चीजें अपनी सॉलिड में भी जा सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है और वेपर में भी जा सकती है, इसलिए इसको ट्रिपल पॉइंट कहा गया। लेकिन क्या ये वाला ट्रिपल पॉइंट है? मुझे बताओ, ये वाला ट्रिपल पॉइंट है? ये डबल पॉइंट है सर। किसका डबल पॉइंट है? सॉलिड लिक्विड का। और ये आप पढ़ते आ रहे हैं कि 1 एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो सर इस पे वो सॉलिड लिक्विड रीजन में लाई करता है। मतलब जस्ट इससे पहले वाले टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर क्या होगा? सॉलिड। इस 0 से ज्यादा पे क्या होगा बोलो? लिक्विड में एंट्री ले लेगा। वही 1 एटीएम की लाइन को पकड़ लो। सभी बच्चे रियल सिचुएशन को समझना है तो 1 एटीएम की लाइन को पकड़ लो बिल्कुल, और देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड से लिक्विड रीजन में एंट्री लेने वाला है। तो 0 से पहले तक वो सॉलिड में पूरी प्रॉपर था, 0 के बाद वो लिक्विड में एंट्री ले लेगा, बट इतने पर वो सॉलिड लिक्विड वाली लाइन पे बैठा हुआ है। समझ आया? ये मेल्टिंग वाली लाइन। और ऐसे करते करते जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, कहां पर पहुंचा? 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको दिखा कि वो कौन से रीजन से कौन से रीजन में जाने वाला है? लिक्विड से गैस रीजन में। 100 से कम है तो लिक्विड है, और 100 से ज्यादा है तो बोलो क्या है? गैस। लेकिन सारी बात हो रही है जब 1 एटीएम का दबाव, कितने का बोलो?
अगर मैं इसी दबाव को कम करके 1 एटीएम के दबाव को कम करके 1 एटीएम के दबाव को कम करके ले आऊं 0.0060 पे, तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही कौन सी फेस में एंट्री ले लेगा? वेपर फेस में एंट्री ले लेगा। अब क्लियर हुआ कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया समझ? रेजुलेशन समझ में आया आप लोगों को? रेजुलेशन का क्या सीन है? रेजुलेशन का क्या सीन है सर? नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में ना, अगर नेगेटिव में हमारा कोई टेम्परेचर हो, दिमाग लगाओ, येलो वाली लाइन को पकड़ो, नेगेटिव में टेम्परेचर हो -2 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम का दबाव, -2 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम का दबाव, नेचुरल सिनेरियो 1 एटीएम आपको पता है नेचुरली होता है, और -2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बोलो क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, प्रेशर को बढ़ाता चलूं, इसी टेम्परेचर पर प्रेशर को बढ़ाता चलूं, तो वो सॉलिड से थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा? लिक्विड रीजन में एंट्री ले लेगा। इसी कारण से वो धागे का जब दबाव बढ़ा ना, तो वो सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। लेकिन धागा जैसे ही नीचे चला गया, अब ऊपर से दबाव हट चुका है, दबाव हटते के साथ ही प्रेशर जैसे ही कम हुआ वापस से, वो कौन से रीजन में आ गया? सॉलिड रीजन में। सुमित नहीं है बात समझ में? पक्का सबको क्लियर हुआ ये वाला चीज? आज मैंने तुम लोगों से, देखो टॉपिक वाले हमारा कम हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। दोबारा सुन लीजिए, फुल एंड फाइनल बात मैं आपसे कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस करी था एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर? सर वाटर शोज सम एनामोलस प्रॉपर्टी, कि हम लोग जानते हैं, कोई बातें नहीं करेगा बिल्कुल भी, हम जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पर चीजों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, चीज एक्सपैंड होनी चाहिए। बट वाटर कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टी दिखाता है कि जब वो पहली बार पानी बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है? घटता है, और 4 के बाद उसका वापस से बढ़ता है। याद रहेगा, सीधा पता होना चाहिए, 4 तक घटा और 4 के बाद बढ़ा। अब ऑब्वियसली बात है, जब वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बोलो क्या होगी? बड़ी होगी। तो 4 तक उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और फिर बोलो क्या होती है? डेंसिटी घटना शुरू होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई तुमसे पूछे कि पानी सबसे ज्यादा डेंस कितने वाले टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। घर पे जब कभी भी आप पानी की बाल्टी गर्म करके बैठे हैं ना, उसमें जो बॉटम में पानी है ना, वो थोड़ा ज्यादा ठंडा होगा एज कंपेयर टू जो ऊपर पानी है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, ऊपर बैठा होता है। अरे नहीं है बात समझ में? तो सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? 2 ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद मुझे तुम बताओ, पहला कॉन्सेप्ट तो ये था बच्चों, पेक्युलर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, दैट इट विल डिक्रीज इट्स वॉल्यूम अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, देन आफ्टर इट विल इंक्रीज, और वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी पहले 4 तक, और फिर डेंसिटी घटी। सबको क्लियर होगी मेरी बात? उसके बाद क्या बोलोगे? बोलो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलोगे? सेकंड कॉन्सेप्ट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कोई तुमसे पूछेगा, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बताओ क्या होता है? तो आप बोलोगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज दैट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ये वो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है जिस पर पानी अपनी तीनों स्टेट्स में कोएग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली पानी जो है ना, वो सॉलिड लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है या लिक्विड गैस में एग्जिस्ट कर सकता है ना? 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड लिक्विड में, और 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड गैस में, है ना? लेकिन मैं बोलूं कि ऐसा क्या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बनाया जा सकता है जिस पर वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों बन जाए? तो यस, इसी को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इफ यू रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलो क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे। 1 एटीएम की बजाय कितना कर दोगे? 0.006 एटीएम। तो ये बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही वेपराइज भी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एंड व्हाट डज दिस ग्राफ टेल्स यू? ये ग्राफ तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? ये ग्राफ बताना चाह रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पर और मैं अलग अलग प्रेशर कंडीशन दूं तो मेरा जो लिक्विड है, मेरा जो वाटर है, वो कौन सी स्टेट में पाया जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आपको जो अपने आसपास दिखता है सब कुछ 1 एटीएम वाली लाइन पर दिखता है, 1 एटीएम वाली लाइन पर दिखता है, लेकिन अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर घटाओगे, तो फिर उसकी स्टेट्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी उन्हीं टेम्परेचर्स के ऊपर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो वो आपको दिमाग लगाना, मैंने क्या बताया? रेजुलेशन समझ में आया आप लोगों को? क्या होता है रेजुलेशन? तो अंडर अ हाई प्रेशर सॉलिड्स क्या बन जाते हैं? लिक्विड, और वापस से अगर प्रेशर लो होगा तो लिक्विड वापस क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। इसी कंसेप्ट की वजह से हमने ये वाला चीज पढ़ा। इसको क्या बोलते हैं? बोलो, रेजुलेशन बोलते हैं। नहीं है ये बात समझ में? अब बताइए तो मैं आपको इस चैप्टर से बस एक कॉन्सेप्ट बचा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बुक्स में इसका ना सप्लीमेंट्री मटेरियल में डिस्कशन है, ज्यादा बुक के अंदर नहीं है, लेकिन बड़ी ही जबरदस्त चीज है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है, तो वो बचा है बस हमारा। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि संडे को 1 घंटे की क्लास इसकी भी लगाएंगे, 1-1.5 घंटे की केमिस्ट्री की भी लगाएंगे। सो दोनों की क्लास लगाएंगे ताकि ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए। समझ आ रहा है? हाँ, 12 बजे का होता है। सुनो, कोई नहीं, ये सब समझ में आ गया? पहले बताओ, ये डन है? कल डिस्कस करेंगे संडे की क्लास का। जाओ, नहीं आया तो समझ में?